छोटे से राज मकदूनिया का रहने वाला था और मकदूनिया को ही हम मैसेडोनिया के नाम से भी जानते हैं। सिकंदर बचपन से विश्व विजेता बनने का स्वप्न देखा करता था। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए सिकंदर सिंधु नदी को पार करके जब तक्षशिला की धरती पर आया तो तक्षशिला की धरती पर दंगा समा गई। सिकंदर चीखते हुए कहा कि यह तक्षशिला की धरती, शोर मचाने का प्रयास किया तो तक्षशिला की धरती पर लाशें गिर जाएंगी। अरे इतनी लाशें गिर जाएंगी कि तक्षशिला की धरती पर गिरना संभव नहीं होगी। तक्षशिला की धरती, शोर बंद करो वरना तक्षशिला की धरती में इतनी खून बढ़ जाएगी, ये खून की छींटे उड़कर तक्षशिला की दीवारों पर नहीं आसमान में भी पड़ेगी। तक्षशिला की धरती दशा में समा गई और यहाँ का राजा अंग्री जनता सहित सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर अपनी सफलता से खुश होकर तक्षशिला की धरती पर दरबार लगाया और इस दरबार में आसपास के जितने छोटे बड़े राजा थे वह सिकंदर के सामने आकर आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन भारत की धरती पे एक राजा था जो सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, उसका नाम था पोरस। इस प्रकार पोरस पंजाब का राजा था। सिकंदर ने अपना एक राजदूत पोरस के पास भेजा। सिकंदर के राजदूत ने पोरस को कहा, पोरस, जब सारी दुनिया सिकंदर के सामने झुक रही है तो तुम क्यों नहीं आत्मसमर्पण करता? पोरस का है, सुन, उठाएंगे तलवार, खामोश कर देंगे जिंदगी। जाकर कह देना सिकंदर को, जिस तरह की सम्मान की बात सिकंदर करता है इस तरह का सम्मान हम युद्ध भूमि में करेंगे। सिकंदर का राजदूत गिरता पड़ता सिकंदर के पास आया। सिकंदर पूछा, क्या हुआ? सिकंदर का राजदूत ने सिकंदर को कहा कि क्या हुआ? उठाएंगे तलवार, खामोश कर देंगे जिंदगी। सिकंदर कहा, किसके सामने बोल रहा है? चमड़ी नोच लेंगे। हम नहीं, पोरस बोला है। यह सुनते ही सिकंदर कहा है। सिकंदर विशाल सेना लेकर झेलम नदी के तट पर आ गया। इस प्रकार सिकंदर विशाल सेना लेकर झेलम नदी के तट पर आ गया तो पोरस भी विशाल सेना लेकर झेलम नदी के तट पर आ गया। इस प्रकार सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के तट पर 326 ईस्वी पूर्व में जो युद्ध हुई, इसे हम वितस्ता का युद्ध, इसे हम हाइडेस पीच के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में पोरस की जीत हो रही थी, लेकिन एक कहावत है, समय हो मेहरबान तो गधा हो जाए पहलवान। मूसलाधार बारिश हो गई। मूसलाधार जब बारिश हो गई तो इसका लाभ मिल गया किसको? इसका लाभ मिल गया सिकंदर को, क्योंकि सिकंदर अपनी सेना में बृहद पैमाने पर घोड़ा का प्रयोग किया था तो पोरस अपनी सेना में बृहद पैमाने पर हाथी का प्रयोग किया था। हमारा दोनों जानते हैं, घोड़ा के बजाय हाथी का शरीर भारी होता है। वो दलदल भूमि, मूसलाधार बारिश होने के कारण युद्ध भूमि दलदल हो गई, कीचड़ में तब्दील हो गई। तो हाथी का शरीर भारी होने के कारण वह दलदल भूमि ना दौड़ सकता है, चल सकता है। लेकिन हाथी के बजाय घोड़ा का शरीर हल्का होता है, वो दलदल भूमि में दौड़ नहीं सकता है, चल नहीं सकता है। इस प्रकार सिकंदर की घुड़सवार सेना पोरस के हाथी सेना पर भारी पड़ गया। वही दूसरी ओर पोरस अपनी सेना में बड़ा बड़ा तीर धनुष का प्रयोग किया था, जिसे धरती पर रखकर ही चलाया जा सकता था। लेकिन धरती हो गई थी दलदल, जब पोरस धनुष को खींचे तो वह स्लिप कर जाए। इस प्रकार युद्ध भूमि में पोरस की हार हो गई। पोरस की हार होते ही सिकंदर अपना एक राजदूत युद्ध भूमि में पोरस के पास भेजा। सिकंदर का राजदूत ने पोरस को कहा, क्या पोरस, अब आत्मसमर्पण कर दो। पोरस का, भारत का बेटा है हम, मेरे रगों में खून का एक एक कतरा जब तक दौड़ता है, जाकर कह देना सिकंदर को आप समर्पण नहीं करेंगे हम। और इस तरह से युद्ध भूमि चीख रही थी। पोरस के सारे जवान मारे गए थे, मात्र पोरस का इतना ही जवान बचा हुआ था। पोरस अपने एक जवान को पकड़ लेता था और कहता था, मेरे जवान आगे बढ़ो, 2 कदम पर मंजिल है, मेरे जवान आगे बढ़ो, 2 कदम पर मंजिल है। इस प्रकार युद्ध भूमि चीख रही थी। इस तरह के वातावरण में युद्ध भूमि में आया पोरस का बचपन का दोस्त, जिसका नाम था मेलुस। मेलुस पोरस को कहा कि मेरे दोस्त आप समर्पण कर दो। पोरस का, दोस्ती की कसम, उठाओ तलवार और हमें खामोश कर दो, लेकिन आप समर्पण की बात मत करो। पोरस का दोस्त मेलुस कहा कि तुम्हारे आत्मसमर्पण करने से क्या हो जाता है? दोस्त, भारत की धरती पर जब भी इतिहास लिखी जाएगी तो इतिहास के किसी भी कोने में पोरस को कमजोर राजा के रूप नहीं दर्शाया जा सकता। रही बात सिकंदर की,
तो भारत की धरती पर सिकंदर की इतिहास तब तक अधूरी रहेगी जब तक सिकंदर के साथ पौलुस की चर्चा ना की जाए।